हम प्रेशर से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो फिर हमने अभी जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर सपोज़ करो अगर प्रेशर हाई करते हैं तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक लॉ दिया था फ्रेंडलिस ने, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पे आते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में बताया था इन्होंने ये कहा था कि अगर सपोज़ करो, ये फिगर हटा दें, इन्होंने ये कहा था कि अगर जैसे इन्होंने ये बताया था इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर को बताया था। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर में इन्होंने क्या कहा था कि सपोज़ करो इन्होंने कहा था कि अ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट, यानी किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं एब्जॉर्प्शन और प्रेशर ऑफ गैस के बीच, जो भी ग्राफ, यानी इसमें आपका दे सकते हैं एक्सटेंट, ये हमने एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी अगर फ्रेंडलिस ने ये कहा था कि इन्होंने पहले तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को एक्सप्लेन किया था और ये कहा था कि द ग्राफ बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जो ग्राफ होता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और आपके प्रेशर के बीच कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड इसी के बारे में बताया था। और इसमें पहले तो ये समझ लो कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है द रेशियो ऑफ एक्स एंड एम इज़ कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी एक्सटेंट ऑफ एक्स और एम क्या है, एक्स का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं द रेशियो बिटवीन अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड मास ऑफ एब्जॉर्बेंट इज़ कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड द मास ऑफ एब्जॉर्बेंट इज़ नोन एज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इन्होंने बोला था कि फ्रेंडलिस ने प्रेशर को एक्सप्लेन करते हुए बोला था कि जो आपका ग्राफ जो है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सपोज करो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ले लिया और प्रेशर के बीच जो हमारा ग्राफ मिलेगा कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था फ्रेंडलिस एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में, यानी आइसोथर्म क्योंकि बोला क्योंकि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच जो ग्राफ मिलता है यही इनका लॉ था। अब इसको एक्सप्लेन किया गया, पहले तो ये समझ लो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड मास एब्जॉर्बेंट इज नोन एज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्स बाई एम जिससे हम डिनोट करते हैं एक्स बाई एम, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसको अगर थ्योरेटिकल लिखना चाहते हो तो ये बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ amount of adsorbent and the mass of adsorbent is known as extent of adsorption। अब इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप इसको देखो, ये हमने एक ग्राफ लिया हुआ है एक्स और वाई एक्सिस के पर। इसमें देखो इधर हमने लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड या एक्सटेंट अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, इसको हम, और इधर आपका प्रेशर है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, यही ग्राफ है। ग्राफ में फ्रेंडलिस ने क्या कहा था, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अमाउंट ऑफ गैस या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच जो ग्राफ मिलता है दैट इज़ कॉल्ड अ फ्रेंडलिस लॉ, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि अगर सपोज करो हम प्रेशर इधर आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है और इधर आपका प्रेशर है, यानी हम ये कह सकते हैं जब सरफेस ख़त्म हो जाएगा तो एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। सपोज करो इतना बड़ा सरफेस है, ये आपका इतना बड़ा सरफेस है, पार्टिकल्स आके अट्रैक्ट हो रहे हैं, पार्टिकल्स आके अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब ये सरफेस ख़त्म हो जाएगा तो क्या पार्टिकल्स आके अट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इस ग्राफ के थ्रू आप समझो, जैसे ये आपका दे रहा है, इधर है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, इधर है प्रेशर, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, एक्स बाई एम को अभी जस्ट मैंने बोला कि दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। यानी हम ये अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि प्रेशर अगर हम हाई करते हैं तो एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, हाई होगा। यानी जब हमारा प्रेशर लो था, इस कंडीशन में देखिए जब आपका प्रेशर लो था एड्जॉर्प्शन क्या था, कम था, ठीक है। जैसे ही हमने प्रेशर हाई किया एड्जॉर्प्शन बढ़ा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब एड्जॉर्प्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, एड्जॉर्प्शन हो ही नहीं, ना अमाउंट बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया हमारा ख़त्म हो गया। सरफेस एरिया कैसे, अब कैसे इसको समझेंगे, सपोज करो ये पार्टिकल एड्जॉर्बेंट के, ठीक है, ये आपका एड्जॉर्बेंट है
प्रेशर हमने अप्लाई किया, इस पार्टिकल पे अप्लाई करते ये आपके पार्टिकल यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लो प्रेशर था, एड्जॉर्प्शन कम था। प्रेशर हाई किया, सारे पार्टिकल्स आके इस पे अट्रैक्ट हो गए, यानी आपका एड्जॉर्प्शन हाई हो गया। लेकिन एक कंडीशन आएगी जब ये सरफेस एरिया सारे पार्टिकल्स आके अट्रैक्ट हो गया, सबने अपना अपना स्पेस ले लिया और ये कवर कर लिया पूरे सरफेस को। अब जब यहाँ पर आपका सरफेस एरिया बचा ही नहीं, इन दैट कंडीशन क्या पार्टिकल यहाँ के अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, यानी एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं अगर सरफेस एरिया हमारा ख़त्म हो जाता है तो एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, चाहे हम कितना भी ज़्यादा प्रेशर लगाएं। ठीक है, और जब आपका प्रेशर लगाने के बाद भी एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ पीएस। पीएस मतलब सैचुरेशन कंडीशन पर पीएस, यानी सैचुरेशन कंडीशन आ गई तो आपका उसमें एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी सरफेस एरिया अगर ख़त्म हो गया है तो एड्जॉर्प्शन जो होगा वो नहीं होगा। तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं, जैसे हमने इस ग्राफ में भी दे रखा है कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के। ठीक है, ये हम बोले, ये देखो इस ग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, जब प्रेशर लो था और जब हमारा इंटरमीडिएट कंडीशन आ गई, यानी पी की पावर 1/n ले लिया, यानी हम क्या लिख सकते हैं, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1/n। और जब आपका प्रेशर सरफेस एरिया ख़त्म हो गया, यानी x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0, यानी p0 भी बोल सकते हैं। इन दैट कंडीशन अगर हम देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यानी हम ये क्या लिख सकते हैं, x/m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p, यानी x जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाए, यानी x/m इज इक्वल टू द kp। ये आपका लो प्रेशर पे था। ठीक है, p की पावर जब 1 था। लेकिन जैसे ही हम हाई प्रेशर पे जाएंगे तो इन दैट कंडीशन p की पावर क्या है हमारा 0 है, यानी प्रेशर हाई तो कर रहे हैं लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इन दैट कंडीशन हमें पता है अगर किसी की पावर 0 होती है तो दैट इज इक्वल टू द 1, यानी x/m इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, k, एंड k इज द कांस्टेंट, यानी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली इज इक्वल टू द कांस्टेंट। इंटरमीडिएट कंडीशन में मैंने आपको जस्ट बताया कि पी की पावर हम n मान लेते हैं, तो n 1/n मान लेते हैं, तो इन दैट हमको पता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p। इंटरमीडिएट कंडीशन 1/n ले लिया हमने। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे n क्या, यहाँ पे एक इंटीगर है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, अभी हमने बोला p की वैल्यू 1 से लेके 0 तक है। ठीक है, यानी लो प्रेशर से लेके हाई प्रेशर तक, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेके 1/n की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगी। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो हम ये लिख सकते हैं 1/n इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। अगर सपोज को n 1/n की वैल्यू 1 है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी अगर हम इस इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना, बस इतना समझो कि अगर प्रेशर हाई करते हैं तो पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे, लेकिन सरफेस एरिया जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, प्रेशर कितना भी हाई करेंगे एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। और फ्रेंडलेस का क्या एड्जॉर्प्शन थ्योरी, आइसोथर्म एड्जॉर्प्शन थ्योरी क्या थी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे द ग्राफ बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर, यानी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच इन्होंने ग्राफ दिया था और ये एक्सप्लेन किया था कि जितना जब तक सरफेस एरिया रहता है लो प्रेशर पर एड्जॉर्प्शन कम होगा, हाई प्रेशर बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन जैसे ही सरफेस एरिया ख़त्म हो जाएगा, सरफेस एरिया ख़त्म होगा, कितना भी बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर भी लगाते हैं तो भी एड्जॉर्प्शन जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, इसी इक्वेशन में यही कुछ किया नहीं गया, इसमें यही किया गया x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n है, इसके दोनों तरफ log ले लिया है तो log x/m लिख सकते हैं इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p हो जाएगा। दैट इज़ द इक्वेशन, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ द एड्जॉर्प्शन। तो अभी हमने जस्ट इससे पहले भी पढ़ा है कि क्या क्या यूज़ में किया जाता है। तो पहले तो हमारा किया जाता है क्यूरिंग ऑफ डिजीज़ में, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सिचुएटेड सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटालिस्ट। ठीक है, अब ये कैटालिस्ट क्या आते हैं, तो कैटालिस्ट हम रिएक्शंस में पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटालिस्ट
एक इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि सपोज जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया था कि ClO3 को अगर सिंपली हीट करते हैं तो ये रिएक्शन क्या होती है, लगभग 4 घंटे इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में लग जाते हैं। लेकिन अगर इसी पे हम इसी रिएक्शन को अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये रिएक्शन विद इन 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस और कंपाउंड विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। यानी वो सब्सटेंस जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर दे, इंक्रीज कर दे या फिर डिक्रीज कर दे, तो दैट इज़ कॉल्ड अ कैटलिस्ट एंड द प्रोसेस इज नोन एज कैटालिसिस। एग्जाम्पल मैंने आपको पोटेशियम क्लोरेट का दिया है कि पोटेशियम क्लोरेट को सिंपली अगर हम हीट करते हैं तो वो KCl और ऑक्सीजन में ब्रेक तो होगा, लेकिन इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 4 आवर्स तक लग सकते हैं। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करा देते हैं तो ये रिएक्शन क्या होगी, विद इन 15 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपके कैटलिस्ट होते हैं, यानी वो सब्सटेंस जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड अ कैटलिस्ट। अब जनरली हम लोग तो यही पढ़ते हैं इंक्रीज ही करते हैं, लेकिन कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो ये जो है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट दैट इज़ कॉल्ड द प्रमोटर्स एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड द पॉइजनस। प्रमोटर्स क्या होंगे, तो वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, जैसे आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दे रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रमोटर, प्रमोट कर रहा है। और पॉइजनस का मतलब क्या हुआ कि वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जिस स्पीड से हो रही थी उस स्पीड को उसने कम कर दी, यानी वो सब्सटेंस जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है दैट इज़ कॉल्ड अ पॉइजनस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ कैटलिस्ट, यानी फेज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कितने टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। तो कैटलिस्ट जो होता है वो फेजेस के अकॉर्डिंग 2 टाइप होता है। फर्स्ट दैट इज़ द होमोजीनियस, सेकंड वन इज़ द हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, तो जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज सेम होगा। सपोज करो अगर रिएक्टेंट गैसेस कंडीशन में है तो आपका कैटलिस्ट भी गैसेस कंडीशन में होगा। अगर सॉलिड में है रिएक्टेंट तो जो कैटलिस्ट होगा वो भी सॉलिड होगा। अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। यानी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज अगर सेम होता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ होमोजीनियस कैटलिस्ट। एग्जाम्पल देखो, जैसे ऑक्सीजन गैस है, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या है, एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में कराया जा रहा है तो ओजोन गैस में, यानी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज सेम है तो दैट इज़ कॉल्ड अ होमोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रो में क्या होगा, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज सेम नहीं होगा। मतलब एक सपोज को रिएक्टेंट अगर गैस के कंडीशन में है तो कैटलिस्ट हो सकता है सॉलिड हो जाए या फिर लिक्विड में हो जाए। अगर रिएक्टेंट सॉलिड में है तो हो सकता है जो कैटलिस्ट वो लिक्विड में हो जाए या फिर गैस में हो जाए। तो अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज सेम नहीं होता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। एग्जाम्पल जैसे अमोनिया गैस इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस देन फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो प्लैटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। प्लैटिनम किस कंडीशन में, सॉलिड की कंडीशन में। रिएक्टेंट किस कंडीशन में, गैसेस स्टेज की कंडीशन में। तो ये क्या है, दोनों का फेजेस डिफरेंट है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज सेम नहीं है तो दैट इज़ कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जो है टाइप ऑफ कैटलिस्ट जो हो गया वो ख़त्म हो गया। अब देखो होमोजीनियस है तो दोनों जब सेम फेजेस हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन जब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है, जो रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टेंट और आपका कैटालिस्ट दोनों का फेज अलग हो, और उस प्रोसेस को हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलेंगे। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मैकेनिज़्म क्या होगा ये समझ लेते हैं। तो देखो, एक तो मैंने यहाँ पे ऊपर फिगर बनाया है, ठीक है, ये आपका है कैटालिस्ट है, देखो ये है जो ये कैटालिस्ट और ये आपका रिएक्टेंट है, दोनों का फेज अलग अलग है। ठीक है, अब क्या होगा, ये कैटालिस्ट इस रिएक्टेंट के पास आएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे, तो पास आएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए और बी रिएक्टेंट है, कैटालिस्ट आपका ये है, ये ए और बी कैटालिस्ट के पास गया। इन दैट कंडीशन क्या होगा, ए और बी जब पास हो जाएंगे तो ये कंडीशन ये हो जाएगी। फिर उसके बाद
जब ये एक दूसरे के सरफेस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, पहले अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, अट्रैक्ट होने के बाद यानी आएंगे, डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़न के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन है, यानी पहले तो ये आएंगे इसके पास, ऐसे समझ लो ये इसके पास आएंगे, ठीक है, आने के बाद क्या होंगे, इसके सरफेस पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में होने के बाद क्या होगा, जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो इसमें प्रोडक्ट यानी ए और बी के बीच बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड तो बना ही नहीं था। जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद फर्दर क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा। डिजॉर्प्शन जैसे अभी मैंने बताया था, रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेंट फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट, यानी ये क्या होगा, जो प्रोडक्ट बन गया है वो उस कैटलिस्ट के सरफेस से दूर जाने लगेगा, ठीक है, हटने की कोशिश करेगा। जब हटने की कोशिश करेगा तो उसके जैसे ही थोड़ा दूर चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका डिफ्यूज़न बैक, डिफ्यूज़न दोबारा हो जाए। तो कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये समझ लो मैकेनिज़्म में। पहला डिफ्यूज़न होता है, दूसरा एड्जॉर्प्शन होता है, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, चौथा डिजॉर्प्शन होता है, पांचवा डिफ्यूज़न बैक हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट मतलब किस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कैटलिस्ट जैसा लिया जाता है रिएक्शन के समय वैसे ही आफ्टर रिएक्शन वो वैसा ही मिलता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड सपोज करो हमें एज अ कैटलिस्ट हम किसी रिएक्शन में यूज़ करें तो ये यूटिलाइज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा H2SO4 कन्वर्ट हो जाएगा किसी और प्रोडक्ट में, सपोज करें Na2SO4, नहीं, अगर कैटलिस्ट की तरह H2SO4 वर्क कर रहा है तो आफ्टर रिएक्शन वो वैसा ही मिलेगा जैसा हमने लिया था, वो यूटिलाइज नहीं हो, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो